नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को पत्नी गीता धामी के साथ बाबा केदार के धाम पहुंचे। यहां पर पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दौरा किया है। बता दें, केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए 27 अक्टूबर को भैया दूज पर्व के दिन बंद होंगे और इस साल बाबा केदारनाथ धाम यात्रा पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। केदारनाथ धाम की यात्रा के इतिहास में पहली बार अभी तक 14,35,000 से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जहां धर्म और उत्थान का कार्य तेज़ी से पूरे देश के अंदर चल रहा है, वहीं केदारपुरी का पुनर्निर्माण का कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हमने उसकी टाइमलाइन तय की है कि दिसंबर 2023 तक भव्य केदारपुरी और दिव्य केदारपुरी का स्वरूप बनकर तैयार हो जाए। उसके लिए आज वहाँ पर पुनर्निर्माण के कार्य देखे हैं और कठिन परिस्थितियों में वहाँ पर काम होता है, चूँकि रात को काफ़ी तापमान नीचे चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी इस साल पिछले सालों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा काम हुआ है और बद्रीनाथ जी का भी मास्टर प्लान पर तेज़ी से काम हो रहा है। उसका भी हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से पहले तेज़ी से वहाँ भी काम हो रहे हैं और 2023 तक वो काम भी हमारे पूरे हो जाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने नौकरियों में स्थानीय महिलाओं को 30% आरक्षण पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष रिट याचिका दायर कर दी है। अब कानूनी दांवपेच के बाद ही तय होगा कि राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा या नहीं। बता दें, पिछले साल लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित प्रवर सेवा परीक्षा के बाद इसी वर्ष जब रिजल्ट घोषित हुआ तो हरियाणा की एक महिला अभ्यर्थी पवित्रा चौहान इनके खिलाफ हाईकोर्ट चली गई थी। अभ्यर्थी का तर्क था कि उसके नंबर उत्तराखंड के स्थानीय अभ्यर्थी से ज्यादा थे, लेकिन उसे बाहर कर दिया गया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 24 अगस्त को स्थानीय महिलाओं को मिल रहे क्षैतिज आरक्षण पर ही रोक लगा दी थी। हमारी माताओं बहनों के हक की लड़ाई को हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, हमने पहले ही तय किया था और हमने इसीलिए हम SLP पर चले गए हैं। हमारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास से एम्स के ट्रॉमा रथ का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्स ऋषिकेश द्वारा ट्रॉमा रथ के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों और अन्य विद्यालयों में जाकर आम लोगों को इस चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूक करने एवं प्रशिक्षित करने का अभियान छेड़ा है। यह सराहनीय प्रयास है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है। चिकित्सा के क्षेत्र में इस तरह की पहल कारगर साबित होगी। एसोसिएट प्रोफेसर एम्स ऋषिकेश डॉक्टर मधुर उनियाल ने कहा कि 11 से 17 अक्टूबर तक ट्रॉमा सप्ताह के तहत एम्स ऋषिकेश का ट्रॉमा रथ राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और अन्य विद्यालयों में जाकर छात्र छात्राओं तथा आम जनमानस को चिकित्सा के प्रति तत्कालिक सहायता और आवश्यक इलाज की जानकारी देगा एवं उन्हें प्रशिक्षित करेगा। उत्तराखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है, जहां LT शिक्षक भर्ती में 3 विषयों पर रोक लगी अब हट गई है। जहां 3 विषयों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रास्ता साफ हुआ है। हिंदी सामान्य विषय और शारीरिक शिक्षा विषय से रोक हट गई है। अब UKSSC के एक्सपर्ट की राय को नैनीताल हाईकोर्ट ने सही माना है। सवालों को लेकर हाईकोर्ट जाने वाले परीक्षार्थियों की याचिका खारिज कर दी गई है। तो देखिए, ये बड़ी राहत और बड़ी खुशखबरी, जहां UKSSC के एक्सपर्ट की राय को नैनीताल हाईकोर्ट ने सही माना है। उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा में जहां पर्यटकों की संख्या 40 लाख के पार हो गई है, तो और उम्मीद जताई जा रही है कि कपाट बंद होते समय तक इनकी संख्या करीब 50 लाख तक पहुंच सकती है। तो वहीं गढ़वाल मंडल विकास निगम को अपने होटल से अब तक 60 करोड़ रुपए की आय हुई है। MD GMVN बंशीधर तिवारी ने बताया है कि अब आगे दीपावली पर्व के अवसर पर लगातार आ रहे अवकाश में भी बहुत अधिक संख्या में यात्रियों के आने की उम्मीद है और ऑल टाइम के साथ ही एक नया रिकॉर्ड उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर बनने जा रहा है। इसमें राज्य सरकार के प्रयासों का साफ तौर पर असर दिख रहा है।
देखिए, निश्चित रूप से लगभग 15 लाख केदारनाथ जी, 15 लाख बद्रीनाथ जी और 10 लाख यमुनोत्री गंगोत्री मिला के 40 लाख से ऊपर तीर्थयात्री अब तक श्रद्धालु यहाँ उत्तराखंड में आए हैं। इसमें अगर हम GMVN की बात करें तो 2,60,000 हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं जो हमारे यहाँ बुकिंग करा के आए। तो निश्चित रूप से बहुत ही उत्साहवर्धक रही पूरे पर्यटन की दृष्टि से भी और GMVN की दृष्टि से भी। नहीं, निश्चित रूप से चाहे गाड़ी हो, चाहे हमारे गेस्ट हाउसेज हों, चाहे उनके रुकने की, भोजन पानी की बाकी व्यवस्था है, पूरा हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि धनतेरस हो या दीपावली हो तो उसमें भीड़ बढ़ेगी, उसको लेकर के हम लोग तैयार हैं। और निश्चित रूप से उम्मीद से अधिक और पर्यटन की दृष्टि से हर तरीके से प्रदेश के लिए बड़ा ये सकारात्मक और सुखद यात्रा रही है। केदारनाथ से 6 किलोमीटर दूर महापंथ के पास बर्फीले चट्टानों के बीच 2 पर्यटक फंस गए थे, जिनके रेस्क्यू के लिए SDRF, NDRF, स्थानीय पोर्टरो एवं गाइड की टीम रवाना की गई थी। हादसे में एक ट्रैकर की मौत हो गई है, जबकि दूसरे को SDRF ने बचा लिया है। बता दें, 10 बंगाली पर्यटकों का दल 2 अक्टूबर को रांसी गांव से रवाना हुआ। दल में 8 पुरुष, 2 महिलाएं तथा 8 स्थानीय गाइड और पोर्टर शामिल थे। जहां शनिवार दोपहर 2 बजे दल में शामिल एक पर्यटक की अचानक तबीयत खराब हो गई और जिस कारण 8 पर्यटकों का दल सहित सभी गाइड एवं पोर्टर केदारनाथ धाम पहुंचे। धाम में तैनात SDRF को सूचना दी गई, मगर रविवार को मौसम खराब होने के कारण SDRF को केदारनाथ से महापंथ के लिए रवाना होने में भारी परेशानियां हो रही हैं। उत्तर प्रदेश STF और उत्तराखंड STF ने हरिद्वार जिले से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक ये संदिग्ध आतंकी गजवाए हिंद आतंकी गिरोह के हैं। उत्तर प्रदेश ATS की जांच में पता चला है कि एक रुड़की के नगला इमारती का रहने वाला है, जबकि दूसरा बांग्लादेशी है। दोनों संदिग्ध आतंकी अलकायदा, इंडियन एवं जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेशी से जुड़े हुए हैं। तो वहीं सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि यह संगठन भारत में अपना नेटवर्क फैलाने में जुटा हुआ है। देखिए, अभी कल गिरफ्तारी किया है, अभी सूचना का आदान-प्रदान हो रहा है। सत्यापन जो है लगातार हम कर ही जा रहे हैं और सभी मकान मालिक और जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी हम लगातार अवगत करा रहे हैं कि उत्तराखंड पुलिस आपका माध्यम से भी अब सत्यापन जो है आराम से कर सकते हैं। लेकिन इस जो तत्व नया आया है उस आधार पर जो हमारा जो सत्यापन का फोर्स का और थोड़ा सेंसिटिव करके और बेहतर काम होता है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश रचने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिकायतकर्ता उमाशंकर द्विवेदी का आरोप है कि कुछ अपराधी जेल से साजिश रचकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की रेकी कर रहे थे। आरोपी ने मंत्री की हत्या के लिए 20 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस प्रवक्ता DIG सैंथिल अबुदई ने बताया है कि हत्या की साजिश करता 4 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस कड़ी से जुड़े हुए अन्य साजिशकर्ताओं पर भी पुलिस की नजर है। साथ ही अगर जरूरत पड़े तो अन्य राज्यों की पुलिस से भी सहयोग लिया जा सकता है और जब तक हत्या के साजिश मामले में अंतिम गिरफ्तारी न हो जाए तब तक कार्रवाई और तत्परता जारी रहेगी। इसमें जो है तुरंत मुकदमा कायम करके जो है मामला गंभीर है, मुकदमा कायम हो गया। 4 लोग जो मेन शकर्ता है उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी पूछताछ चल रही है और जो भी इसमें और कोई लोग इन्वॉल्व है तो उनको भी जो है हम जरूर कठोर से कठोर कार्रवाई हम इसमें करेंगे। न्यूज़ 1 इंडिया से सौरभ बहुगुणा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, जहां उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा, और इस दौरान उन्होंने बोले हैं कि अब मुझे प्रोटोकॉल से लेकर कई चीजों का ख्याल रखना होगा। कैबिनेट मंत्री ने साथ ही कहा कि एक शुभ चिंतक ने उनकी जान बचा ली है। उत्तराखंड के युवा मंत्री और पशुधन जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों को देख रहे मंत्री सौरभ बहुगुणा जी को जान से मारने की एक साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस ने बहुगुणा जी के एक प्रतिनिधि के तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। बहुगुणा जी से बातचीत करते हैं। सर, ऐसा क्या कर दिया उधम सिंह नगर में जो लोग आपके पीछे पड़ गए, आपके जान के प्यासे हो गए? मुझे भी नहीं मालूम है ऐसा क्या हो गया। देखिए, राजनीतिक लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। चुनाव ख़त्म होता है तो राजनीति वहाँ पे हमारी लड़ाइयाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जो मामला ये सामने आया है गंभीर है, क्योंकि मेरी विधानसभा के एक व्यक्ति हैं, कोटाबाग के रहने वाले हीरा सिंह, जो कुछ 3 महीने पहले इन्होंने 24 एकड़ के आसपास सरकारी भूमि रातों रात जोत दी थी। इनको पुलिस तहसीलदार की तहरीर पे, SDM की तहरीर पे पुलिस ने जेल भेजा था।
तो शायद उसके लिए वो मुझको सोचते होंगे कि मेरा उसमें हाथ है, लेकिन जब आप कुछ गलत करेंगे तो पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, प्रशासन अपनी कार्रवाई करती है। लेकिन जो स्तर का मामला सामने आया है जहाँ पे मेरे को मारने के लिए जेल में एक पूरा प्लान रचा गया, वो बहुत ही गंभीर मामला है। और देवभूमि है हमारी, हमारे यहाँ कभी भी जीवन में राजनीतिक दुश्मनियाँ या राजनीतिक द्वेषभाव इतना नहीं बढ़ा कि एक दूसरे की हत्या के हम लोग प्लानिंग करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मेरे संज्ञान में जिस दिन आया वो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डाला और उन्होंने फ़ौरन पूरे प्रशासन को एक्टिवेट किया। चारों लोग पकड़े गए, उन्होंने कबूला कि पैसे का लेन देन भी हुआ है, इसमें लगभग 6-6.5 लाख रुपए का लेन देन भी हुआ है। तो अब देखिए प्रशासन अपनी और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मुझे उम्मीद है कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन है, कितने हैं, वो सारा अपने खुलासे में पुलिस करे बताएगी। सर, एक बात ये भी जानकारी में आई है, जो एक व्यक्ति पकड़ा गया उसके उत्तर प्रदेश के भी एक आपराधिक तत्व से मुलाकात जेल में हुई, वहां बैठ के प्लानिंग हुई और आपके घर की रैकी तक हुई। यानी वो बस वक्त के इंतजार में थे कि मौका मिले और सौरभ बहुगुणा को रास्ते से हटा दिया जाए। तो ये इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग, जैसे कोई गैंगवार जैसी या कोई बहुत बड़े अपराधी मिले हुए, आपको नहीं लगता कि ये एक सामान्य बात नहीं है? नहीं, देखिए सामान्य बात तो नहीं है, क्योंकि आप किसी की भी हत्या प्लान करेंगे, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो उत्तराखंड का कोई भी नागरिक हो, हत्या प्लान करना एक बहुत बड़ा अपराध है। और जो क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं वही ये कर सकते हैं। कोई जनरल आदमी से तो आप ये उम्मीद नहीं करेंगे कि किसी की हत्या प्लान करेगा। जिस आदमी की आपने बात करी उसका नाम सतनाम है, वो यूपी के हैं। वो हीरा सिंह को जेल में मिले थे और जेल में मिलने के बाद जो प्लानिंग बनी उसके बाद सरप्राइजिंग है, जो मुझे शायद बताया गया है, मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो मुझे बताया गया है कि 2 तारीख को मेरा एक प्रोग्राम सितारगंज में शेड्यूल था, जिसमें 2 तारीख को मुझे सितारगंज जाना था और 1 तारीख को सतनाम जी को पैरोल मिलती है, जेल से बाहर आते हैं वो, और 4 दिन तक वो सितारगंज में ही थे। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक पूरी बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ ये पूरा बनाया गया। शूटरों की बात हुई, 4 शूटरों के नाम भी सामने आए हैं, सारों उत्तराखंड से हैं। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा मेरे हितैषी और मेरे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मुझे सतर्क किया सुबह में आवास पर आके, और उनकी वजह से आज ये सारा मामला सामने आया है। तो मैं नाम तो उनका नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उनका भी कि उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है खुलासा भी किया और मुझको भी सतर्क किया। मंत्री जी, क्या लगता है उस जिले में खनन को लेकर बहुत बदनामी की स्थिति रहती है? क्या खनन पर और जो दूसरे गलत काम है जो आपराधिक तत्व करते हैं उस पर आपका अंकुश, उस पर आपका शिकंजा क्या आपके लिए बाधा बन रहा है? नहीं, देखिए हो सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति खनन में भी था और जो भी हमारे यहाँ गलत काम कर रहा है कहीं ना कहीं पुलिस ने उसको टाइट कर रखा है। दूसरी चीज़ ये है कि राजनीतिक द्वेष भावना भी हो सकती है। मैं सिर्फ एक एंगल को आप लेके चलें, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो ताकतवर परिवारों से हैं, जिनकी राजनीति ख़त्म हो गई हमारे वहाँ पे राजनीति करने के बाद, जो अपने आप को राजनीतिक, जिनको अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है। तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में क्यों नहीं जाऊँगा, इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे पुलिस की कार्रवाई चल रही है। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर 50 लाख रुपए या 25 लाख रुपए की देनदारी की बात आ रही है कि इसने बात की है, उसकी इतनी क्षमता नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इसकी बहुत गहन तरीके से अगर इसकी जांच होगी तो इसमें बहुत सारे दूसरे तथ्य भी सामने आएंगे। मंत्री जी, एक मेरा सवाल ये भी है, उधम सिंह नगर जो जिला है वो राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा एक अन्य जिलों की तुलना में भिन्न है। वहाँ पूरब के भी लोग दिखते हैं, एक सिख समुदाय का भी होल्ड है, और ये सारी चीजें एक कहीं ना कहीं मनी पावर, मसल पावर के लिए समय समय पर हमने देखा है। उधम सिंह नगर में बड़ी गैंगवार भी हुई हैं। पौंटी चड्ढा के लोगों का भी नाम उधम सिंह नगर से जुड़ता है, जो एक बड़े शराब के किंग थे। तो क्या लगता है कि कोई ना कोई एक बड़ा नेक्सस है जो किन्हीं वजहों से परेशान है? और आपके लिए भविष्य में अब कितना सतर्कता के साथ उधम सिंह नगर जाना आना, क्योंकि आपको पब्लिक से भी मिलना है, सामान्य कामकाज भी करने हैं और सरकार के पास सचिवालय आदि भी जाना है, तो भविष्य में आपके लिए कितना चैलेंजिंग होने जा रहा है? और क्या आप चाहते हैं कि कुछ और सिक्योरिटी आपके साथ हो? देखिए चैलेंजिंग तो है, क्योंकि जब पहली बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, 10 साल से मैं भी राजनीति में हूँ, दूसरा बार विधायक बन के आया हूँ। मेरी बहुत सिंपल सी तरीका है, लोगों के बीच में बैठता हूँ, लोगों के साथ बात करता हूँ, सामान्य तरीके से मिलता हूँ, कोई सिक्योरिटी मेरे साथ भी नहीं रहती इतनी जितनी जब मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। लेकिन जब ये बात सामने आई तो ऑब्वियसली आदमी को अपनी लाइफ जब थ्रेट होता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज भी करनी पड़ेंगी, थोड़ा प्रोटोकॉल चेंज करने पड़ेंगे, थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। तो लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी चीज़ें संज्ञान में ली हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो किस तरीके से मेरे प्रोटोकॉल रहेंगे, किस तरीके से ये सारी चीज़ें जब तक पूरा खुलासा ना हो जाए क्या सतर्कता बरतनी है, वो डीजीपी हैं हमारे, आईजी इंटेलिजेंस हैं,
इन सब के साथ बैठ के और जो भी मुझे दिशा निर्देश दिया जाएगा उनकी तरफ से वो मैं फॉलो करूँगा। तो ये राज्य के युवा मंत्री सौरभ बहुगुणा जी हैं। यूं तो ये मंत्री पहली बार बने, पर राजनीति इनकी विरासत में है। दादा के कार्यकाल से राजनीति देख रहे हैं और एक बहुत बड़े परिवार और संपन्न परिवार से आते हैं। सवाल ये है कि आखिर सौरभ बहुगुणा ने ऐसा क्या किया कि उनकी जान के पीछे लोग पड़ गए। दूसरा सवाल ये है कि आखिर सौरभ बहुगुणा के कामकाज किन्हें बाधा पेश कर रहे थे जो उन्हें इतनी बुरी तरह निशाने पर लिया गया। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और बहुत कुछ खुलासे होना बाकी है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। बढ़ते आगे, जहां कांग्रेस मुख्यालय में उत्तराखंड कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दर्शन लाल ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साथ ही उन्होंने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दर्शन लाल को पदभार ग्रहण कराया। इस दौरान करण माहरा ने दर्शन लाल को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि दर्शन लाल संगठन की मजबूती के साथ ही पार्टी की उम्मीदों को पूरा करने का कार्य करेंगे। जो जनजाति है वो हमारे पिछड़ा लोग है, इनके कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी या प्रदेश में थी, बहुत सारी योजनाएं उन्होंने बनाई है और उनका विकास भी किया है। पर जब से भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के अंदर और केंद्र में आई है, तब से उन्होंने जो हमारी अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के जितने भी योजनाएं हैं वो सब खत्म कर दी। एससी विभाग के जितने हमारे पुराने और नए पदाधिकारी हैं, सब उनके स्वागत में यहाँ उपस्थित हुए हैं और एक नया आयाम लिखने की तैयारी में आदरणीय दर्शन लाल जी हैं और जिस तेज़ी से वो काम कर रहे हैं, जितने अनुभव उनका है, उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। एससी विभाग अल्मोड़ा जिले में सड़कों की हालत खराब है, जिसको लेकर मंगलवार को स्थानीय विधायक मनोज तिवारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के कार्यालय का घेराव किया। विधायक का पारा उस समय चढ़ गया जब अधिशासी अभियंता उनको गुमराह करने लगे। विधायक के साथ सैकड़ों कांग्रेसियों ने अधिशासी अभियंता मुर्दाबाद के नारे लगाकर हंगामा किया। अल्मोड़ा विधानसभा की जितनी रोडें पिछली सरकार में, हमारी सरकार में स्वीकृत थी, उसकी अद्यतन स्थिति और वर्तमान में शासन में जो पेंडिंग पड़ी हैं या जो नोडल विभाग में है या जो फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हुई है या जिसकी स्वीकृति होनी है, इन सारी चीज़ों को लेके आज यहाँ पर हम लोगों ने विभागीय अधिकारी के साथ यहाँ पर वार्ता करी है, घेराव कराया और जो विभाग की, जो विधानसभा की जो हमारी मोटर मार्ग हैं उसको तत्काल शासन में भेजा जाए करके इन बातों को लेकर आज घेराव किया गया है। अभी 2-4 दिन का संभावित मौसम का फेज़ और है, उसके बाद जैसे वो प्लांट सेटअप करता है, जो भी उसकी एसडीबीसी के पैचेस है वो टेकअप कर लिया जाएगा और उसको समन्वित करा दिया जाएगा। इस बीच माननीय विधायक जी ने जैसा निर्देश दिए हैं, तात्कालिक तौर पे जो अब माल रोड है, माल रोड में जो गड्ढे हैं उनका भराने का काम शुरू किया जाएगा आज से ही। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के नरकोटा खांकरा 2 किलोमीटर के मेन टनल का फर्स्ट ब्रेक थ्रू का शुभारंभ हो गया है। रविवार को ग्रामीणों के विरोध के चलते ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया था। सोमवार को आरवीएनएल और मैक्स कंपनी के अधिकारियों ने मेन टनल को आर पार कर दिया, जिसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों ने मजदूरों के साथ टनल के भीतर जश्न मनाया। मैक्स इंफ्रा के अफसरों का कहना है कि ये पहला ब्रेक थ्रू पूरी रेल परियोजना के अंतर्गत नरकोटा खांकरा के बीच पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैक्स कंपनी के पास 100 से अधिक इंजीनियर, एक्सपर्ट और वर्करों की मेहनत से ये काम संभव हो पाया है। उनकी पूरी टीम ने रात दिन मेहनत कर बेहद कम समय में इस लक्ष्य को पूरा किया है। उन्हें इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि राज्य भर में ये पहली मुख्य टनल है जो आर पार हुई है। नैनीताल में बारिश का कहर नगर के समीप पर्वतीय क्षेत्र आलूखेत में देखने को मिला है, जहां आलूखेत की तलहटी में हुए भूस्खलन के चलते यहां निवास कर रहे 1 दर्जन से अधिक परिवार दहशत में हैं। आलूखेत निवासियों का कहना है कि बारिश के बाद भूस्खलन की आवाज से लोग घरों से बाहर निकल आए। घरों से लगभग 10 मीटर की दूरी में भूस्खलन हुआ है, जिसमें यहां 6 से अधिक मकानों को खतरा हो सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से राहत देने की मांग की है। और यहाँ पर भूस्खलन हो रहा है, जिसके ऊपर लगभग 10 से 12 परिवार खतरे में हैं और पिछली रात भी ये लोग सोए नहीं हैं, पूरी रात इन्होंने जागकर ही काटी है।
पटवारी जी को वो लोगों को शिफ्ट कराने के लिए कभी होटल या कभी कुछ कहीं शिफ्ट कराने के लिए देख रहे हैं। उनकी जरिए से प्रयास जारी है कि वो कैसे भी लोगों की जान बचाए। सबसे पहले मेरा मकान है नज़दीक में, अभी तक कोई पटवारी के अलावा कोई सरकारी कर्मचारी यहाँ पहुँचा नहीं है और एक सभापति जी आए हैं, एक पटवारी जी हैं, वो शिफ्ट करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा घर हम कहाँ शिफ्ट करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।